हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 22 नवंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे हम अपने आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड हेलो डे कब मनाया गया? यानी हेलो डे, आप सभी लोग हेलो बोलते हैं, तो वर्ल्ड हेलो डे ये कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 21 नवंबर, बी ऑप्शन है 22 नवंबर, सी ऑप्शन है 17 नवंबर और डी ऑप्शन है 15 नवंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी 21 नवंबर को वर्ल्ड हेलो डे कब वर्ल्ड हेलो डे मनाया गया 21 नवंबर को। अगर हम आगे बात करें तो आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, वर्ल्ड हेलो डे यानी आप सभी लोग हेलो बोलते हैं, हेलो जैसे मैं कहता हूँ हेलो डियर फ्रेंड्स, तो उसी प्रकार से जो हेलो है ये हेलो वर्ल्ड हेलो डे ये प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। बात करें अगर तो ये वर्ल्ड हेलो डे है, इसके मनाने की जो शुरुआत है ये 1973 में हुई थी। क्यों? इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है उस समय की कि जब 1973 का समय था, उस समय मिस्र और इजराइल के बीच जो संघर्ष था वो काफ़ी ज़्यादा जोरों पर था। जैसे इस प्रकार से आप देख सकते हैं इजराइल के बीच में और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही मिस्र और इजराइल के बीच में भी कुछ समस्याएं रही थी उस टाइम पर, तो उनके बीच में संघर्ष काफ़ी जोरों पर चल रहा था। तो इस संघर्ष को कम करने के लिए, लोगों के बीच शांति के लिए, शांति बहाली के लिए एरोजेना स्टेट यूनिवर्सिटी के पीएचडी के जो छात्र ब्रायन मैककॉर्मेक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्नातक के छात्र थे माइकल मैककॉर्मेक, इन्होंने इस हेलो की शुरुआत की थी ताकि लोगों के बीच में शांति स्थापित की जा सके। तो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो बात यह है कि 1973 में वर्ल्ड हेलो डे जो है इसको मनाने की शुरुआत हुई थी क्योंकि उस समय मिस्र और इजराइल के बीच जो संघर्ष था वो काफ़ी जोरों पर था। शांति बहाली के लिए, एक देश से दूसरे देश में शांति स्थापित करने के लिए या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में शांति स्थापित करने के लिए एरोजेना स्टेट यूनिवर्सिटी के पीएचडी के छात्र ब्रायन मैककॉर्मेक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्नातक के छात्र जो थे माइकल मैककॉर्मेक, इन्होंने इस हेलो शब्द की शुरुआत की हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ शुरू हुआ? यानी IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? तो ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है लद्दाख, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और डी ऑप्शन है गोवा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी गोवा में 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया से शुरू हुआ है। डिटेल में अगर बात करें तो हाल ही में 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में शुरू हुआ। कब? ये 28 नवंबर से शुरू हुआ है, 20 नवंबर से शुरू हुआ है और 28 नवंबर तक चलेगा, यानी 20 नवंबर से 28 नवंबर तक यह चलेगा। और अगर हम बात करें इसमें 81 देशों की 180 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में दिखाई जाएंगी, यानी कि इसमें प्रतिभागी देश की अगर बात करें तो 81 देश हैं प्रतिभागी के रूप में और इन 81 देशों की 180 जो फिल्में हैं वो इसमें दिखाई जाएंगी। जो ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया को कंट्री ऑफ फोकस यानी कि केंद्र कह सकते हैं, कंट्री ऑफ फोकस के रूप में इसको नामित किया गया है, इस रूप में इसको नामित किया गया है। यह जो पुरस्कार है वह एशिया के प्रमुख फिल्म महोत्सव में से एक है, यानी ये जो महोत्सव, ये जो फेस्टिवल ये जो आयोजित किया जाता है वो एशिया के प्रमुख फिल्म महोत्सव में से एक है और इसकी जो स्थापना है वह 1952 में हुई थी। यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो मनाया जाता है गोवा में, इस बार इसकी जो शुरुआत हुई है उसकी जो स्थापना है वह 1952 में की गई थी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गोवा आया है तो गोवा के बारे में कुछ पॉइंट हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले गोवा की जो कैपिटल है, जो राजधानी होती है वो होती है पणजी। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं प्रमोद सावंत। वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई।
गोवा आप यहाँ देख सकते हैं, ये समुद्र तटीय है, जो कि इधर आप देख सकते हैं ये अरब सागर है और अरब सागर के तट पर ही है गोवा। ऊपर महाराष्ट्र है और इधर कर्नाटक है, इससे सीमा अपनी साझा करता है। और सबसे छोटा तटीय राज्य अगर देखा जाए तो वो गोवा है। 2 जिले हैं यहाँ पर, एक है नॉर्थ गोवा और एक है साउथ गोवा। पणजी जो इसकी राजधानी है वो यहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोवा के बारे में। यहाँ पर भगवान महावीर अभ्यारण्य है तथा डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी गोवा में ही स्थित है। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस खिलाड़ी ने जीटी ओपन में महिला तीरंदाजी कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? यानी कि जीटी ओपन की जो कैटेगरी थी उसमें महिला तीरंदाजी कंपाउंड में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ए ऑप्शन है ज्योति सुरेखा वेन्नम, बी ऑप्शन है माइक स्लासर, सी ऑप्शन है सारा प्रिल्स और डी ऑप्शन है दीपिका कुमारी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी ज्योति सुरेखा वेन्नम जो है इन्होंने जीटी ओपन में महिला तीरंदाजी कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। आगे अगर हम बात करें डिटेल में, तो ज्योति सुरेखा वेन्नम इन्होंने जीटी ओपन में महिला तीरंदाजी कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसका जो आयोजन हुआ वो लग्जमबर्ग में हुआ, यानी लग्जमबर्ग में इसका आयोजन किया गया। ज्योति सुरेखा वेन्नम है, इन्होंने पहली बार जीटी ओपन में भाग लिया है। यानी ये जो जीटी ओपन का जो ये प्रतियोगिता हो रही है इसमें ये पहली बार भाग ले रही हैं और पहली बार में ही इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। ज्योति ने 17 नवंबर 2024 को बेल्जियम की जो है सारा प्रिल्स इनके खिलाफ 147-145 से जीत के साथ यह जो खिताब है इन्होंने अपने नाम किया। और पुरुषों की अगर बात करें कंपाउंड स्पर्धा में, अभिषेक जो प्लेयर रहे, जो खिलाड़ी रहे, उन्होंने रजत पदक जीता हुआ है। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन से गेंदबाज पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए? यानी कि पुरुषों का जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट है इसमें भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, बी ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, सी ऑप्शन है यजुवेंद्र चहल और डी ऑप्शन है अर्शदीप सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी अर्शदीप सिंह, जो कि पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। डिटेल में अगर इनके बारे में हम बात करें तो अर्शदीप सिंह पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। इन्होंने यह जो यजुवेंद्र चहल से सिर्फ 4 विकेट पीछे हैं। यानी बात करें फर्स्ट पर यजुवेंद्र चहल हैं और अब सेकंड पर ये आ गए हैं, जबकि फर्स्ट पोजीशन पाने के लिए ये 4 विकेट यजुवेंद्र चहल से पीछे हैं और यजुवेंद्र चहल इनसे 4 विकेट आगे हैं। बात करें अर्शदीप सिंह 59 पारियों में 8.34 की इकोनॉमी से 92 विकेट लिए हुए हैं। इसके बाद बुमराह यानी जसप्रीत बुमराह जो है उन्होंने T20 इंटरनेशनल में 69 पारियों में 6.27 की इकोनॉमी रेट से 89 विकेट लिए हैं। यानी कि ये इन्होंने 59 पारियों में 92 विकेट लिए हुए हैं, जबकि जो बुमराह हैं वो 69 पारियों में 89 विकेट लिए हुए हैं। अर्शदीप सिंह ने जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर को पीछे छोड़ते हुए सेकंड पोजीशन इन्होंने हासिल कर ली है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किन देशों ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की? यानी लगातार कई देश हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी उन देशों की यात्रा पर हैं और वहां पर इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। अभी हाल ही में 2 अन्य देश और हैं जिन्होंने पीएम मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की है। तो ए ऑप्शन है बारबाडोस, बी ऑप्शन है गुयाना, सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन है रूस। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बारबाडोस और गुयाना इन दोनों देशों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की हुई है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो हाल ही में गुयाना और बारबाडोस ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की है। गुयाना की जो गवर्नमेंट है, गुयाना की जो सरकार है, इन्होंने 20 नवंबर को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस देने की घोषणा की है। यानी जो गुयाना है वहां का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है उसे द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाता है और ये पुरस्कार 20 नवंबर को
प्रधानमंत्री मोदी जी को देने की घोषणा की हुई है। आगे हम बारबाडोस की बात करें तो बारबाडोस भी प्रधानमंत्री मोदी जी को ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित करेगा, यानी इनके यहाँ का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसे हम ऑनररी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस के नाम से जानते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गुयाना आया है तो उसके बारे में अगर बात करें तो गुयाना की जो राजधानी होती है वो होती है जॉर्ज टाउन। क्षेत्रफल है गुयाना का 1,96,850 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 8,32,974 और यहाँ की जो प्रमुख लैंग्वेज है, जो प्रमुख भाषा है वो है क्रियोल और अंग्रेजी गुयाना की। यहाँ अगर प्रमुख धर्मों की बात की जाए तो ईसाई 64% है, हिंदू लगभग 25% है और मुस्लिम आबादी 7% है। आगे अगर हम बात करें तो आगे अगर डिटेल में बात करें तो भारत से गुयाना की जो दूरी है वो 14,609 किलोमीटर है। कितनी है? 14,609 किलोमीटर जो दूरी है भारत से गुयाना की, वो ये दूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग से इंपॉर्टेंट फैक्ट है गुयाना के बारे में, ये भी आप नोट डाउन करते चलिए। आगे अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री मोदी जी को अब तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट पुरस्कार मिले हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, अगर उनके बारे में बात करें तो 12 अप्रैल 2019 को रूस का ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू एपोस्टल ये पुरस्कार दिया गया। 4 अप्रैल 2019 में यूएई का जायद मेडल प्रदान किया गया। 14 जनवरी 2019 को यूएसए का फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला। 24 अक्टूबर 2018 को दक्षिण कोरिया वहां का मोदीनॉमिक्स के लिए सियोल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। 26 सितंबर 2018 यूएन में इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया। और अगर हम बात करें तो 10 फरवरी 2018 को फिलीपींस में ग्रेट कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर 4 जून 2016 को अफगानिस्तान में आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड ऑफ अफगानिस्तान से सम्मानित किया गया। आगे 3 अप्रैल 2016 को सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज सैस अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रदान किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं अन्य, इनको भी आप अलग से नोट डाउन करते चलिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को जो भी अवार्ड मिले हुए हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड यहाँ पर हैं। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य के धुडमारास गांव पर्यटन उन्नयन हेतु चयनित किया गया? यानी पर्यटन उन्नयन के लिए किस राज्य का धुडमारास जो गांव है इसको चयन किया गया, इसको अधिसूचित किया गया? तो ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी छत्तीसगढ़ राज्य का गांव है धुडमारास गांव, इसको पर्यटन उन्नयन हेतु चयनित किया गया है। डिटेल में अगर इसके बारे में हम बात करें तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के धुडमारास गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO द्वारा पर्यटन उन्नयन हेतु इसको चयनित किया गया है। ये जो धुडमारास जो गांव है ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित धुडमारास घने वनों, कांगेर नदी और समृद्ध जैव विविधता से घिरा हुआ है, यानी इसके पास में ही कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। और कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये इसका जो नाम है वो कांगेर नदी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि जो कांगेर नदी है वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से निकलती है। बात करें तो 1982 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो ये अलग से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको नोट करते चलिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 22 ग्रैंड स्लैम चैंपियन किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगेन फिर से कहूंगा, इस टाइम जितने भी खेल हैं लगभग जो इंपॉर्टेंट है उन खेलों में जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं उन सभी ने लगभग संन्यास की घोषणा कर दी है। कई सारे प्लेयर्स जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, जो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहे, चाहे बात करें हम सुनील छेत्री की जिन्होंने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की, फिर आगे महिला क्रिकेट से भी जो इंपॉर्टेंट प्लेयर थे उन्होंने भी संन्यास की घोषणा की। इसी प्रकार से अभी जो हाल ही फिलहाल में इंटरनेशनल मैच हुआ उसमें देखा जाए तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी संन्यास की घोषणा की थी। तो इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे, जो काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, उन सभी ने अपने अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो बात करें कि टेनिस खिलाड़ी कौन है जिन्होंने संन्यास की घोषणा की, तो ए ऑप्शन है जयदीप मुखर्जी,
बी ऑप्शन है रोजर फेडरर, सी ऑप्शन है राफेल नडाल और डी ऑप्शन है जैनिक सिनर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी राफेल नडाल ने, जो कि 22 ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, 22 ग्रैंड स्लैम विजेता है, इन्होंने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। आप यहाँ आर्टिकल भी देख सकते हैं, राफेल नडाल ने टेनिस को कहा अलविदा, यानी इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में 22 ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास ले लिया। उन्होंने 19 नवंबर को अपने होम ग्राउंड मलागा में डेविस कप में करियर का आखिरी मुकाबला खेला, यानी कि इनका जो आखिरी मुकाबला रहा वो डेविस कप रहा, जो कि मलागा में आयोजित किया गया 19 नवंबर को। हालांकि ये जो इनका आखिरी मुकाबला रहा इसमें ये हार गए। उन्हें नीदरलैंड के 80वीं रैंकिंग वाले बोटिक वॉन डे जुडसिल्फ ने 6-4 और 6-4 से हराया। राफेल ने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और वो ऐसा करने वाले दूसरे टेनिस स्टार बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि टेनिस के खेल में काफ़ी ज़्यादा चर्चित नाम है, काफ़ी ज़्यादा अनुभवी खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, और इन्होंने अब टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। आगे अगर इनके बारे में बात करें, सबसे ज़्यादा मेंस सिंगल्स ग्रैंड स्लैम जो खिताब है वो किसके नाम है, तो टॉप 3 के बारे में बात करें तो फर्स्ट पर है नोवाक जोकोविच, जो कि 24 ग्रैंड स्लैम इनके नाम है। सेकंड पर है राफेल नडाल, जो कि 22 ग्रैंड स्लैम इनके नाम है। और फिर थर्ड पर है रोजर फेडरर, जो कि 20 ग्रैंड स्लैम इनके नाम है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। राफेल नडाल के जो ग्रैंड स्लैम खिताब हैं वो कौन कौन से रहे, तो 14 इन्होंने फ्रेंच ओपन जीते, 4 इन्होंने यूएस ओपन जीते हुए हैं, 2 इन्होंने विंबलडन जीते हैं और 2 ही इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीते हुए हैं। इस प्रकार से इनके टोटल 22 ग्रैंड स्लैम खिताब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का कौन सा वाला टेस्ट हुआ, यानी कि कई बार इसका टेस्ट किया जा चुका है। दुनिया का सबसे ताकतवर माना जा रहा है रॉकेट स्टारशिप, इसका कौन सा आपकी बार जो टेस्ट हुआ, तो ए ऑप्शन है दूसरा, बी ऑप्शन है पहला, सी ऑप्शन है पांचवा और डी ऑप्शन है छठा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी छठा, यानी दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का छठा परीक्षण या छठा टेस्ट हुआ है। बात करें हाल ही में दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का इस बार जो हुआ वो छठा टेस्ट हुआ है। कब, तो 20 नवंबर 2024 को सुबह 3:30 बजे टेक्सास के बोका चिका से इसे लॉन्च किया गया। जो स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट है और सुपर हैवी रॉकेट को करेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है, यानी कि जो स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट है और सुपर हैवी रॉकेट है इनको मिलाकर के ही स्टारशिप इसको कहा जा रहा है। स्टारशिप में 6 रैप्टर इंजन लगे हैं, जबकि सुपर हैवी में 33 रैप्टर इंजन लगे हुए हैं। यानी जो स्टारशिप है स्पेसक्राफ्ट उसमें 6 रैप्टर इंजन लगे हैं और जो सुपर हैवी रॉकेट है इसमें 33 रैप्टर इंजन लगे हुए हैं। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ, यानी अभी हाल ही में श्रीलंका में नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो कौन श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुन करके आए हुए हैं, तो ए ऑप्शन है दिनेश गुणावर्धने, बी ऑप्शन है हरिणी अमरसूर्या, सी ऑप्शन है सिरिमाओ भंडारनायके और डी ऑप्शन है चंद्रिका कुमारतुंगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी हरिणी अमरसूर्या जो है ये श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनकर के आई हुई है। डिटेल में अगर बात करें आप यहाँ देख सकते हैं हरिणी जयसूर्या अमरसूर्या है, तो हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा, यानी इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से की हुई है, इसलिए इनका जो रिश्ता है वो भारत से भी जोड़ा जाता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा रही हरिणी अमरसूर्या, ये श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बन गई है। उन्होंने 16वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है, यानी कि ये जो श्रीलंका की 16वीं प्रधानमंत्री बनी हुई है। जबकि अगर महिला के बारे में बात की जाए तो जो हरिणी अमरसूर्या है ये श्रीलंका में प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने वाली तीसरी महिला है। ओवरऑल 16वीं प्रधानमंत्री है और अगर महिला में देखा जाए तो ये तीसरी प्रधानमंत्री महिला बनी हुई है। इससे पहले सिरिमाओ भंडारनायके जो कि 3 बार प्रधानमंत्री रही और चंद्रिका कुमारतुंगा जो कि 1 बार प्रधानमंत्री रही हैं, ये देश की महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। फर्स्ट पर सिरिमाओ भंडारनायके, सेकंड पर चंद्रिका कुमारतुंगा और थर्ड पर अब हरिणी अमरसूर्या प्रधानमंत्री श्रीलंका की नई बनी हुई है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट जान लेते हैं हरिणी अमरसूर्या के बारे में। जन्म इनका 6 मार्च 1970 को गाले श्रीलंका में हुआ था।
1994 में दिल्ली के हिंदू कॉलेज से सोशियोलॉजी में इन्होंने ग्रेजुएशन किया। 2019 में राजनीति में इन्होंने कदम रखा और जेवीपी जो कि पार्टी है श्रीलंका की, उसमें ये शामिल हुई। 2020 में पहली बार सांसद बनी और सितंबर 2024 में अंतरिम प्रधानमंत्री भी बनी थी और अब जाकर के ये पूर्णतः प्रधानमंत्री नियुक्त कर दी गई है। अगले प्रश्न की तरफ, लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा लास्ट प्रश्न, हाल ही में यूक्रेन जंग के बाद किस देश के राष्ट्रपति पहली बार भारत आएंगे? यानी जब से यूक्रेन और रूस का जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, युद्ध चल रहा है दोनों देशों के बीच में, उसके बाद से किस देश के जो राष्ट्रपति हैं वो पहली बार भारत आएंगे? तो ए ऑप्शन है यूक्रेन, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है अमेरिका और डी ऑप्शन है जापान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ये यूक्रेन से जो वार चल रहा है उस तब से जब से शुरू हुआ है तब से लगा करके अब तक पहली बार अब ये भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। डिटेल में अगर इनके बारे में बात करें तो हाल ही में यूक्रेन जंग के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन, व्लादिमीर पुतिन पहली बार भारत आएंगे। इनके जो बात करें प्रवक्ता है, क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने 19 नवंबर को इस बात की पुष्टि की हुई है कि अब जो व्लादिमीर पुतिन है वो भारत आने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल 2 बार रूस की यात्रा की हुई है, यानी कि अगर प्रेजेंट टाइम 2024 की बात करें तो मोदी जी ने 2 बार रूस की यात्रा की हुई है। इससे पहले ब्रिक्स समिट के लिए 22 अक्टूबर को रूस गए थे, क्योंकि इस बार जो ब्रिक्स की जो मेजबानी है वो रूस कर रहा था। तो ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी जी रूस गए हुए थे। और इससे पहले रूसी जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ये 6 दिसंबर 2021 में भारत की यात्रा पर आए थे। और जब ये आए थे तब रूस और यूक्रेन का ये जो वॉर है ये नहीं चल रहा था, और जब से वॉर शुरू हुआ है तब से ये अब पहली बार आ रहे हैं। पुतिन पिछले साल G20 समिट में शामिल होने भारत नहीं आए थे, यानी जब पिछली बार G20 की समिट, G20 की जो मेजबानी है वो भारत कर रहा था, तब ये यहाँ भारत में शामिल होने नहीं आ पाए थे व्लादिमीर पुतिन। पिछली यात्रा के दौरान, यानी जब ये 6 दिसंबर 2021 में भारत आए थे, तब पिछली यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच 28 समझौते हुए थे और इन दोनों देशों के बीच 2025 तक $30 अरब सालाना ट्रेड का टारगेट भी इन्होंने रखा था, यानी $30 अरब का जो सालाना व्यापार है इसका भी टारगेट इन दोनों देशों ने मिलकर के रखा हुआ था। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। क्वेश्चन के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बने, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर वो पसंद आते हैं, ये जो वीडियो है अगर वो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।